पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1962 में झांसी में की गई। झांसी में केंद्र को स्थापित करने का मुख्य कारण यहाँ पर पाई जाने वाली घासों में जैव विविधता थी। संस्थान को स्थापित करने का मुख्य लक्ष्य चारा एवं चारागाह पर अनुसंधान कार्य करना, तकनीकों को विकसित करना तथा उन तकनीकों को किसानों तक और दूसरे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना तथा इस क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन का विकास था। अपने 58 वर्ष की अनवरत यात्रा में संस्थान के द्वारा अनेक तकनीकों का विकास किया गया। इसमें 48 नई चारा फसलों की किस्मों का विकास है जो देश के अलग अलग हिस्सों के लिए उपयुक्त है और उनको अधिक उत्पादन के लिए लगाया जा सकता है। पशु को पौष्टिक हरे चारे के लिए एक स्थायी और सस्ता तरीका है वन चारागाह का विकास। वन चारागाह वानिकी की ही एक पद्धति है। इसमें बहुउद्देशीय पेड़ों को खेती के अनुपयुक्त बंजर भूमि या पशु चराई वाले क्षेत्रों में कतारों में लगाते हैं और कतारों के बीच खाली जमीन में उन्नत किस्म की घास और दलहन का छिड़काव कर उन्हें चारागाह बनाते हैं। खेती के अनुपयुक्त बंजर भूमि में चारा उत्पादन की विभिन्न पद्धतियों की तुलना में वन चारागाह पद्धति को संस्थान ने श्रेष्ठ पाया है। प्राकृतिक चारागाह की तुलना में इससे 7 गुना अधिक चारा मिलता है। भारत में करीब 10.26 मिलियन हेक्टेयर चारागाह की जमीन है जो धीरे धीरे कम उपज देने लगी है और उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार भारत में करीब 16.99 मिलियन हेक्टेयर बंजर एवं कृषि के लिए अनुपयुक्त जमीन है। जरूरत है कि उस तरह की जमीन को हम किस तरह से विकसित करें कि हमें पूरे साल भर चारा इससे मिलता रहे। जब हम चारागाह एवं वन चारागाह की बात करते हैं तो इसके अंदर हम विभिन्न अवयवों को लेते हैं, जैसे कि इसके अंदर हम घास एवं दलहनी चारा, साथ ही साथ झाड़ियाँ और एवं वृक्ष चारा को भी इसमें समाहित करते हैं। जब हम घास की बात करते हैं तो बहुत सारी घासें होती हैं, अंजन घास, धामन घास, धबलू घास, दीनानाथ घास। उसी प्रकार जब हम झाड़ियों की बात करते हैं, शू बबूल है, सहजन है, बेर है, सेसबेनिया है। और जब हम वृक्ष चारा की बात करते हैं तो हमारे महुआ है, पाकर है, अंजन है, सहतूत है, देशी बबूल है। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम बहुस्तरीय पद्धति की बात करते हैं वन चारागाह की। इससे क्या है, हमें वर्ष पर्यंत हरा चारा मिलता है और इन सब कंपोनेंट को जब हम समाहित करते हैं तो करीब हमें 300 से 500 क्विंटल हरा चारा हमें एक वर्ष में प्राप्त हो जाता है और ये चारा हमें वर्ष पर्यंत मिलता है। जैसे अगर घास से बात करते हैं तो घास से करीब हमें जुलाई से लेकर दिसंबर तक हरा चारा मिलता है। फिर अगर झाड़ियों की बात करते हैं तो झाड़ियों से हमें फरवरी से अप्रैल तक हरा चारा मिलता है। और जब हम वृक्ष की बात करते हैं तो जब कहीं भी हरा चारा नहीं मिलता है तो हम जनवरी से जून के महीने में इस वृक्षों की कटाई छटाई कर इससे हरा चारा ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस तरह की अगर पद्धति हम विकसित करते हैं तो हमें एक वर्ष में करीब 300 से 500 क्विंटल हरा चारा मिलता है। लेकिन ज़रूरत है कुछ विधियों को अपनाने के लिए, जैसे हमें मिट्टी एवं जल का संरक्षण करना है। मिट्टी का संरक्षण भी करना है, साथ ही साथ जल का संरक्षण करना है, क्योंकि ये वर्षा आधारित हम इसको लेते हैं। तो इसमें हम जैसे मेड़बंदी करते हैं, इसमें ट्रेंच बनाते हैं और उसके अलावा जल कुंड भी हम करते हैं। जैसे हम लोगों ने अपने यहाँ 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा एक जलकुंड जो प्लास्टिक का होता है उसको बना रखा है, जिससे करीब करीब वो 30 क्यूबिक मीटर का हमारा जो क्षेत्रफल है उसमें करीब 30,000 लीटर पानी को हम एकत्रित कर पाते हैं। और उस पानी को खासकर शुरुआती दिनों में जब हमें वृक्ष को स्थापित करने की जरूरत होती है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम मृदा एवं जल संरक्षण की विधियां अपनाते हुए बहुस्तरीय अगर हम चारागाह एवं वन चारागाह को स्थापित करते हैं तो उस प्रकार की जमीन जो कि पूरी तरह से किसी उपयोग में नहीं लाई जा पा रही थी, उस तरह की भूमि से करीब करीब हम 300 से 500 क्विंटल हरा चारा हर एक साल पैदा कर सकते हैं, जो हमारे किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में
चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। जलवायु के बदलते परिवेश में फसल उत्पादन विभाग द्वारा चारा उत्पादन की कई तकनीकों का विकास किया गया है। इसमें विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा बारानी क्षेत्रों के लिए अन्न चारा उत्पादन विधि, जिसमें बहुवर्षीय त्रिशंकर घास को 2 मीटर की मेड़ और उसके बीच में सुबबूल या ढैंचा को लगाते हैं और 2.5 मीटर की क्यारी में चारा फसलें जैसे ज्वार एवं लोबिया की फसल या किसान अपनी अनुसार दाना वाले ज्वार के साथ मूंग की फसल ले सकते हैं। इसमें एक विशेष बल दिया गया है कि मृदा एवं जल संरक्षण के द्वारा हम रबी में भी फसल ले सकते हैं। इसमें अगली फसल के लिए हम लोग जौ, चना या सरसों ले सकते हैं और इसमें ड्रिप का भी प्रयोग किया गया है। इस तरह के उत्पादन पद्धति में हमको करीब 120 टन हरा चारा मिलता है, जो पूरे वर्ष के लगातार मिलता रहता है और 2 से 2.5 टन दाना मिलता है। यह 4 से 5 पशुओं के लिए पर्याप्त होता है। इसके साथ ही ग्रीष्म ऋतु में चारे की कमी को देखते हुए हमने चारा नागफनी, जो कि कांटा रहित है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इकाडा के द्वारा जनन द्रव्य दिए गए हैं। ये जनन द्रव्य इटली और ब्राजील से मंगाए गए। इनका यहाँ पे परीक्षण किया गया और ये देखा गया कि बंजर या उबड़ खाबड़ वाली ज़मीनों में इसको सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसे गर्मी के दिनों में विशेषकर पशुओं को हरा चारा मिलता है। इसमें 6 से 7% प्रोटीन होती है और 90 से 92% पानी होता है। अतः इसमें पानी की आवश्यकता को भी गर्मी में पूरी किया जा सकता है। इन नागफनी के पत्तों को कुट्टी के रूप में काट के सूखे चारे के साथ मिलाना चाहिए और इसकी मात्रा 30 से 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसको चराई के लिए नहीं बल्कि कुट्टी काटकर और सूखे चारे के मिला के खिलाना चाहिए और सभी प्रकार के जानवरों के लिए ये उपयुक्त चारा सिद्ध हुआ है। उद्यान चरागाह पद्धति है जो पशुधन के लिए हरा चारा और मनुष्य के लिए फल देती है। तो हम कह सकते हैं कि उद्यान चरागाह पद्धति जो चारा और फल देती है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1962 में झांसी में की गई। झांसी में इस केंद्र को स्थापित करने का मुख्य कारण यहाँ पर पाई जाने वाली घासों में जैव विविधता थी। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ने पशुओं को पौष्टिक और अधिक चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यान चरागाह पद्धति का विकास किया है। इस पद्धति के तहत कई तरह के पौधे लगाकर घास और दलहनी बीजों की बुवाई से हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इस पद्धति से एक फायदा और है कि बंजर पड़ी जमीन धीरे धीरे और अधिक उपजाऊ होती चली जाती है, जिससे फल और चारा तो मिलता ही है, साथ ही पर्यावरण को भी फायदा होता है। उद्यान चरागाह पद्धति है जो पशुधन के लिए हरा चारा और मनुष्य के लिए फल देती है। तो हम कह सकते हैं कि उद्यान चरागाह पद्धति जो चारा और फल देती है। इसके लिए हम जो मृदा जलवायु को उपयुक्त कलमी पौधे अमरूद के, आंवला के, बेल के, बेर के जो अच्छे किस्म के पौधे हैं, जैसे आंवला के नरेंद्र आंवला 7 है, कृष्णा है, कंचन है, अमरूद का ललित है, श्वेता है, बेर का जो है गोला है, ले करके 5 से 8 मीटर की दूरी पे उनको लगा दीजिए। और बीच का जो खाली जगह है उसमें अंजन घास है, सेन घास है और धामन घास है, गिनी घास है, साथ साथ दलहनी क्लाइटोरिया है, स्टाइलो है, इसके बाद सिराट्रो है। तो कहने का मतलब घास और दलहनी बीज को बुआई करके वो 20 से 30 टन हरा चारा प्रति हेक्टेयर
पा सकता है, जो उसके लिए पशुधन के लिए, जो हम कहते हैं वर्षा आश्रित क्षेत्र में पशुधन किसान जरूर रखें, तो उस पशुधन के लिए हरा चारा, खुद का हरा चारा, पौष्टिक हरा चारा मिलेगा। और साथ साथ जो है 15 से 20 टन से आंवला से 20 टन मिल जाएगा, अमरूद से 10 टन करीब मिल जाएगा, तो फल भी मिल जाएगा। इस तरह से आप आर्थिक रूप से अधिक पैसे पशुधन से दूध बेच करके, फल प्राप्त करके अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ पेड़ की पत्तियां हैं उसमें झड़ेंगी और गिर के सड़ेंगी, तो वही मिट्टी को आप बंजर कह रहे थे, 25 से 30 साल बाद आप देखेंगे खेत में केचुआ दिखने लगेगा। और देखिए वर्षा आश्रित क्षेत्र में आप इस तरह का लहलहाता आंवला आधारित, अमरूद आधारित, बेल आधारित उद्यान चारागाह स्थापित कर सकते हैं, जिससे आप आर्थिक रूप से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ पर्यावरण के सुधार में आप बहुत ही बड़ा योगदान दे सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में देश की अर्थव्यवस्था में भारी योगदान और दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद संतुलित पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्रबंधन की कमी के कारण हमारे पशुओं की उत्पादकता कम रही है। पशुधन के खराब प्रदर्शन का एक मुख्य कारण गुणवत्ता युक्त खाद्य और चारे की उपलब्धता की कमी है। अधिकतर पशुधन पालक अपने चारे की आवश्यकता को फसलों के अवशेषों, चराई और चारा फसलों को बाजार से खरीदकर इन सब के संयोजन के माध्यम से पूरा करते हैं। संस्थान ने चारे की कमी को पूरा करने के लिए गन्ना घास को प्रयोग करने की सलाह दी है। ये घास 2 महीने में तैयार हो जाती है और इसके बाद 35 से 40 दिनों के अंतराल पर इसे चारे के लिए काटा जा सकता है। गन्ना घास में उच्च स्तर की प्रोटीन होती है, जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़ता है और पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में हरे चारे की कमी है, तो इस बाबत जो है हम आपको एक नई घास की प्रजाति, जिसे गन्ना घास कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। गन्ना घास गन्ना ही होता है, लेकिन ये एक्चुअली थोड़ा सा कम मीठा होता है, इसलिए इसको हम चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गन्ने घास को गन्ने की तरह ही लगाते हैं। इसको या तो हम फरवरी और मार्च में लगाएं, या तो इसको बरसात के मौसम जुलाई के महीने में भी हम इसका रोपण कर सकते हैं। इस तरह से गन्ने घास को करीब आप मान के चलिए कि 1 फीट या 1.5 फीट की दूरी पर आप एक कल्ले 3 जिसमें पोल होती हैं, उनको आप काट के लगाएं। और उसके बाद जो है इसका जो पौधा है आपको 60 दिनों में अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो पहली बार आप इसको 60 से 70 दिन पर काटें, उसके बाद आपको ये पौधा जो है हर 35 से 40 दिन बाद काटने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसका उत्पादन जो करीब 800 से 1000 कुंटल आसानी से हो जाता है। और अच्छे से अगर खाद पानी दिया जाए तो ये 1200-1300 कुंटल तक जा सकता है प्रति हेक्टेयर। और इसमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा 7 से 8% के आसपास होती है, और इसमें कुल पाच्य पदार्थ की मात्रा करीब 50 से 55% के आसपास होती है। तो इस तरह से ये दुधारू पशुओं के लिए एक बहुत ही अच्छा चारा है, और ये हर मौसम में होता है। सिर्फ ये केवल जाड़े के 2-3 महीनों में इसमें थोड़ी वृद्धि कम होती है, अन्यथा अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो आप इससे पूरे साल भर हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों ने चारा फसलों के उत्पादन और संरक्षण के लिए कई तरह के कृषि यंत्रों का निर्माण किया है। हरे चारे के लिए छोटे बीजों को बोना और उनको इकट्ठा करना एक दुष्कर कार्य होता है। इन कामों को सुगम बनाने के लिए संस्थान के वैज्ञानिकों ने कई तरह की मशीनों का निर्माण किया है। इसके अलावा आवश्यकता से अधिक उपलब्ध चारे की भलीभांति संरक्षित करने की तकनीक भी संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित की है, जिससे पशुओं को समुचित पौष्टिक आहार लंबे समय तक प्रदान किया जा सके। जब हम ग्रास सीड हार्वेस्टर से घास के बीजों को प्राप्त करते हैं तो उसके प्रसंस्करण के लिए हमने अभी सीड डिफ्लपिंग मशीन बनाया है, जिसमें कि डिफ्लपिंग करने के लिए सीड जो घास के बीजों में हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनको रिमूव करके छोटे छोटे घास के सीड कलेक्ट किया जाता है। इन घास के सीडों को यदि हम बीज की गोलियां बना लें तो उन बीज की गोलियों को हम ड्रोन के द्वारा यदि हम उसको चारागाहों में डालें तो चारागाह का हम विकास कर सकते हैं। हमारे विभाग में विषय विशेषज्ञों द्वारा चारा के संरक्षण की विभिन्न तकनीकियों का भी विकास किया गया है। इन तकनीकियों में सबसे मुख्य तकनीकी जो है कि फॉडर ब्लॉक बनाने की मशीन है। किसान भाइयों के लिए चारा में हार्वेस्टिंग के लिए भी हम लोग विभिन्न तकनीकियों का विकास किए हैं।
कई मशीनें जो दूसरे फसलों में उपयुक्त होती हैं, उन फसलों को हम लोग चारा में टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद उसमें उन्नत किस्म की मशीनें हम लोग डिजाइन करके भेजते हैं। जैसे कि विभिन्न हार्वेस्टर डेवलप किए हुए हैं और ये हार्वेस्टर जो हैं वो हार्वेस्ट करने के बाद सीधे ट्राली में लोड करके ले जाते हैं और सीधे हम अपने गायों को उसको खिला सकते हैं। इसके अलावा विभाग में किसान भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि छोटे बीजों को हम कैसे बोएं। तो छोटे बीज होते हैं जैसे बरसीम, और यह बरसीम आप जानते हैं रेपसीड या मस्टर्ड जो सरसों के बीज होते हैं उसके बराबर होते हैं। इसके लिए हमारे विभाग द्वारा बरसीम सीड सोइंग के लिए मशीन विकसित की गई है। इसके अलावा जैसे कि अभी हमने बात किया कि बरसीम सीड की सोइंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि छोटा सीड है, तो इसमें एक और प्रॉब्लम होती है किसानों के स्तर पर कि बरसीम में चिकोरी बहुत मिक्स होकर आती है। तो चिकोरी के बीजों को कैसे अलग करें जिससे कि अच्छे सीड का उत्पादन बरसीम का वो ले सके। इसके लिए हमारे संस्थान ने बरसीम चिकोरी सीड सेपरेटर बनाया है जिससे कि बरसीम का बीज और चिकोरी का बीज दोनों अलग हो सकता है। हमारे देश में कुल भैंसों की 14 नस्लें हैं जो हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उन्हीं नस्लों में से एक है भदावरी नस्ल जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भदावर क्षेत्र जिसको कहते हैं वहाँ पाई जाती है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जब हम ग्रास सीड हार्वेस्टर से घास के बीजों को प्राप्त करते हैं तो उसके प्रसंस्करण के लिए हमने सीड डिफ्लपिंग मशीन बनाया है। देश में पाई जाने वाली 14 प्रकार की भैंसों की नस्लों में भदावर भैंस तुलनात्मक रूप से किसानों के बीच में काफी पसंद की जाती है। आकार में ये भैंस काफी छोटी होती है और इसीलिए कम चारे की जरूरत पड़ती है। बुंदेलखंड इलाके में भदावर भैंस ज्यादा पाली जा रही है। संस्थान इस प्रजाति की भैंस को देश के दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भैंसें और सबसे ज्यादा संख्या में हमारे देश में ही पाई जाती हैं। हमारे देश में कुल भैंसों की 14 नस्लें हैं जो हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं और उनकी सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। उन्हीं नस्लों में से एक है भदावरी नस्ल जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चंबल वाले इलाके में भदावर क्षेत्र जिसको कहते हैं वहाँ पाई जाती है। इस भैंस की विशेषता ये है कि ये आकार में छोटी होती है, इसमें बीमारियाँ कम लगती हैं, इसके बच्चों में मृत्यु दर बहुत ही कम होती है और जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस भैंस के दूध में घी की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है और जिसके लिए ये किसानों में बहुत ही प्रिय है। खासतौर से वो किसान भाई जो लोग रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ दूध बेचने की उतनी सुविधाएं नहीं हैं और बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो उन किसान भाइयों के लिए ये सर्वथा उपयुक्त भैंस है क्योंकि इसका छोटा आकार होने की वजह से इस भैंस की भोजन की आवश्यकताएं दूसरी भैंसों की तुलना कम होती हैं और अगर वहाँ पर चरने की जगह है तो और भी अच्छा है। और साथ ही जहाँ दूध बेचने की सुविधाएं नहीं हैं वहाँ पर किसान भाई इस भैंस के दूध से घी निकाल करके और हफ्ते में 15 दिन में महीना में या 2 महीने बाद जब भी बाजार जाएं तब उसको बेच सकते हैं, तो रोज रोज दूध बेचने की समस्या से भी दूर रहेंगे। तो इस भैंस के सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने झांसी में इस परियोजना का शुभारंभ किया था सन 2001 में। तब से इस भैंस के दूध उत्पादन में और बाकी गुणों में सुधार के लिए लगातार काम हो रहा है। इसके तहत अभी तक उन्नत नस्ल के 40 सांड हम देश के विभिन्न संस्थानों को दे चुके हैं जहाँ पर इनका वीर्य हिमीकरण किया जा रहा है और उस हिमीकृत वीर्य को देश के विभिन्न भागों में जहाँ जहाँ ये भैंस पाई जाती है उसको पहुँचाया जा रहा है जिससे कि इसके हिमीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जा सके तथा भदावरी नस्ल के उच्च गुणवत्ता वाले सुंदर बच्चे उत्पन्न किए जा सकें। तो इस दिशा में अब तक हमारे पास लगभग 6 लाख से ज़्यादा हिमीकृत वीर्य की डोजेज फ्रीज की जा चुकी है और लगभग हर एक फील्ड में जो खास तौर से वो इलाका जहाँ भदावरी पाई जाती है
वहाँ पर इससे कृत्रिम गर्भाधान का कार्य चल रहा है। साथ में हमारे संस्थान में इसका सीमेन उपलब्ध है, जो भी किसान भाई लेना चाहते हैं बहुत ही कम कीमत में किसान भाइयों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। और मुख्य उद्देश्य उसका यही है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस नस्ल की भैंसों की संख्या बढ़ाई जा सके और किसानों को लाभ पहुँचाया सके। संस्थान के पौध पशु संबंधित विभाग में बकरियों और उनके विकास पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। इसके तहत संस्थान में इस समय बुंदेलखंडी बकरी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बुंदेलखंडी ब्रीड की बकरी क्षेत्रीय नस्ल होने के कारण बुंदेलखंड के किसानों के लिए उपयुक्त है। इस बकरी में दूध और मांस दोनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हम लोग यहाँ पे बुंदेलखंडी ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं, जो यहाँ का हम लोग जो बुंदेलखंड का देसी ब्रीड बोल के नाम परिचित है। और ये हम लोग देखा कि यहाँ के लिए ये बहुत हार्डी ब्रीड होता है। और ये ब्रीड जो बकरा होता है ये 60 किलो तक पहुँच सकते हैं साल भर के अंदर के बॉडी वेट। और ये दूध भी करीब आधा लीटर दे के 100 दिन के अंदर करीब 50 लीटर करीब दूध भी दे सकते हैं। और हम लोग यहाँ स्टडी करके देखा है कि इसका ऊपर 1 रुपया आपने लगाते हैं तो उसको 2 रुपया करीब मिलते हैं। तो जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है तो करीब 1:1 हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो भी किसान आते हैं यहाँ के पर्टिकुलरली इस यहाँ के लिए हम लोग उसको एडवाइस करते हैं कि ये बुंदेलखंडी ब्रीड रखें और उसको पालन करें। इसमें और जो खासियत है ये करीब डेली 10-12 किलोमीटर चल के जहाँ पे उसका खाने के ग्रेजिंग के लिए वो ये कर लेते हैं। और जो इनका जो प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत यहाँ इसके लिए बहुत बढ़िया है। आज के समय में बढ़ती हुई आबादी और दूध की मांग को देखते हुए चारे की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही चारा खेती के लिए क्षेत्रफल में वृद्धि की संभावना भी काफी कम है। इसीलिए संस्थान का बीज तकनीकी विभाग लगभग 20 से ज्यादा चारा फसलों के बीजों का उत्पादन कर रहा है। इन बीजों में रबी और खरीफ दोनों ही मौसम में बोई जाने वाली चारा फसलों की बीज शामिल हैं। यहाँ से उत्पादित चारा बीजों को किसानों में भी वितरित किया जाता है। 20 से ज़्यादा उन्नत चारा फसलों के बीजों का उत्पादन किया जाता है। इसमें से प्रमुख खरीफ में मक्का, ज्वार, बाजरा, लोबिया, ग्वार एवं रबी के मौसम में बरसीम, जई एवं लूसन प्रमुख आदि चारा फसलें हैं। औसतन प्रतिवर्ष 2000 कुंटल गुणवत्तायुक्त चारा के बीजों का उत्पादन किया जाता है, जिसे देश के विभिन्न राज्यों के सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी एवं कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि गुणवत्ता युक्त चारा के बीजों एवं चारा का उत्पादन किया जा सके। जिन किसान भाइयों को उच्च गुणवत्ता युक्त वाले चारा के बीजों एवं चारा का उत्पादन करना है, वह इससे संबंधित बीजों की प्राप्ति के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है। संस्थान अपने स्थापना से लगातार किसानों की सेवा में निरंतर काम कर रहा है और अभी तक हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी तकनीकों का विकास किया है जो देश के सभी भागों के लिए उपयुक्त है। हमारे 4 शोध केंद्र हैं जो अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। धारवाड़ कर्नाटक, अंबिकानगर राजस्थान, श्रीनगर जम्मू कश्मीर और पालमपुर हिमाचल प्रदेश में एक केंद्र भी हमारे शोध के जो अलग अलग कार्यों अपने अपने सहयोग दे रहे हैं। वर्ष 1972 में अखिल भारतीय समन्वित चारा फसल अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की गई। इस समय इस परियोजना के अंतर्गत 23 जो हमारे केंद्र हैं अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य भारत में चारा फसलों की कमी को पूरा करना है और इसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। अगर आप देखें वर्ष 1951 में जहां हमारे पास कुल पशुधन 292 मिलियन था, वह बढ़कर 2019 में 535 मिलियन हो। तो इस तरह से आप देखें कि जो पशुधन की संख्या थी लगभग दुगनी हुई। लेकिन इन सब के बावजूद, इन चुनौतियों के बावजूद भी हम अपनी तकनीकियों के जरिए देश में चारा की कमी को काफ़ी हद तक पूरी करने में सफल हुए हैं। इस समय संस्थान के द्वारा जो मेरा गांव मेरा गौरव का कार्यक्रम है, उसके जरिए 100 गांवों में हमारे वैज्ञानिक निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे संस्थान के द्वारा लगभग
100 KVK के जरिए कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए तकनीक प्रसार में कार्य किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है चारा एवं चारागाह में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना। इसके लिए हमारे संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 5000 किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। हमें पूरा विश्वास है कि जो अनुसंधान कार्य हमारे संस्थान के द्वारा किए जा रहे हैं वो अनुसंधान कार्य इस दिशा में सहायक सिद्ध होंगे और हम देश को चारे में आत्मनिर्भर बना सकेंगे। ऊंट रेगिस्तान का जहाज माना जाता है। इसका इस्तेमाल कई वर्षों से मानव कर रहा है। इसी उद्देश्य को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस संस्थान की स्थापना की।